हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने कल एक सीटेट के लिए संज्ञा की हिंदी की टॉपिक की वीडियो बनाई थी। आई होप वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने उसको लाइक शेयर भी किया होगा। अगर हम दोस्तों बुक से पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि कल बहुत ही कम काम हो पाया हमारा हिंदी के लिए, इसलिए हम 10 दिन में अपने हिंदी को कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको उनसे अच्छे से और शॉर्टकट में पूरा हिंदी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो संज्ञा का कुछ काम हमने कल कर लिया था, कुछ में से जो हमारा रह गया था उसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बाकी टॉपिक्स पे भी जल्दी जल्दी काम करते हैं। ओके दोस्तों, चलो हम आज फिर से अपना कल वाला रिवीजन करते हैं और साथ साथ आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। सिखाने का ये सिलसिला जारी रखते हैं। चलो दोस्तों, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर हम संज्ञा को 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे तो इसके 3 वर्गीकरण दिए गए हैं। आधुनिक वर्गीकरण हमारा ये है जो हमने बीच में इसको डिवाइड किया है। अर्थ के आधार पर संज्ञा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर हम संज्ञा को 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आजकल दोस्तों हम संज्ञा के सिर्फ 3 ही रूप पढ़ते हैं जो हमारा आधुनिक वर्गीकरण कहलाता है। जातिवाचक के अंदर हम इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। जो हमने यहाँ पे 5 पार्ट्स डिवाइड किए हैं इनको हम जातिवाचक में ही रख देते हैं। इसको हम समूहवाचक और समुदायवाचक कहते हैं और दूसरा इसका पार्ट बना देते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इनको अलग अलग करके एक एक को एक्सप्लेन करके समझते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो सिर्फ एक विशेष व्यक्ति या स्थान या भाव या किसी स्पेशल वस्तु का या स्पेशल चीज़ का बोध कराती है। विशेष वस्तु या विशेष जगह का या विशेष व्यक्ति का बोध कराती है। जैसे गंगा है, लंदन है, ब्रह्मपुत्र है, जैसे कोमल है, हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, जैसे राहुल है, जैसे रुद्र है। ऐसे जो स्पेशल नाम हैं या मैं कहूँ कि जैसे आम होते हैं तो वो उसमें जातिवाचक में आते हैं। लेकिन आम की भी प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे लंगड़ा आम है, चौसा आम है। हम जो एक स्पेशल क्वालिटी होती है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम सबको इंक्लूड करते हैं। जैसे कोई भी कॉमन होता है, जैसे लड़का, लड़की, नदी, गांव, शहर तो जैसे बहुत सारे होते हैं। लड़का और लड़कियां बहुत सारे होते हैं तो हम उनको जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड करते हैं। समुदायवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जैसे एक कोई हम समूह में कोई चीज़ है उसको हम देखते हैं। जैसे सेना है, समुदायवाचक जो हमें किसी समूह का बोध कराए उसको हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, आर्मी है, क्लास है, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चों की क्लास होती है तो उसको हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे परिवार में, हमने कल भी इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था बच्चों, मेरे परिवार का मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर किसी को इसकी दोनों की डेफिनेशन भी लिखनी है या फिर अपने मतलब डेफिनेशन के थ्रू इसको याद करना है तो आप चाहेंगे तो मैं इनकी डेफिनेशन भी सुना दूँगी। मैं सिर्फ आपको इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रही थी ताकि आपका कम से कम समय लगे और आप उस चीज़ को समझ भी जाएं। लेकिन मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन सुनेंगे। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए
उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने इन दोनों के आपको बता ही दिए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम। हमारा है समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन में यूज़ होते हैं बच्चों। ये हमने यहाँ तक कल ही कर लिया था। आज हमने उसका रिवीजन कर लिया। आज इसके आगे हम पढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहले हम परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव्य, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, हीरा, मोती आदि। इसका हम कोई वाक्य प्रयोग भी देखेंगे या एग्जाम्पल देखेंगे। जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हर क्षण ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पीछे तक का रिवीजन था। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, लंबाई, कुरूपता, शोक, ऊंचाई, बचपन, बुढ़ापा। जैसे बुढ़ापा है, इनमें मतलब प्रत्यय जोड़कर बनाई गई है। बूढ़ा आदमी होता है, उसके बूढ़ा के साथ बुढ़ापा बना दिया उसको। ऐसे ये प्रत्ययों को जोड़कर भी हमें कुछ भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। हरियाली, आशा, निराशा, माया, प्रशंसा। अच्छा, अब इनके वाक्य प्रयोग देखते हैं। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। किसी भी इंसान को हम अगर ये कहें कि हाँ वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है, तो उसकी सुंदरता तो होती है, साथ ही साथ देखने वाले की नज़रों की भी सुंदरता उसमें मायने रखती है कि देखने वाला उसको किस ढंग से देख रहा है या कैसे, किस भाव से देख रहा है। सुंदरता तो इंसान की आंखों में होती है। और दोस्तों, सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। जब जिस इंसान का व्यवहार और विचार अच्छे होते हैं वही इंसान सुंदर होता है। बाहरी सुंदरता से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भाववाचक संज्ञा के बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण में भी यही सब चीज़ें हैं, तो ये हमने पढ़ लिया है। अगर इनको हमें दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अदरवाइज़ हमने इनको इसी पार्ट्स में यहाँ पे पढ़ लिया है अर्थ के आधार पर। ये हमारा आधुनिक वर्गीकरण है, पार्ट्स तो वही हैं। उसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारी संज्ञा है उसको कैसे बांटा गया है। आगे पढ़ते हैं हम। व्युत्पत्ति के आधार पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपने पढ़ ही लिया है दोस्तों, कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों, ये गणनीय और अगणनीय संज्ञा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसका क्या मतलब है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसको भी समझा देती हूँ। गणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, उसको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, उसके जितने एग्जाम्पल्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हरियाली है, कुरूपता है, चतुरता है, उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते कि कितना चतुर है कोई इंसान, हरियाली कितनी फैली हुई है। और कोई इंसान बीमार है तो वो कितना बीमार है, ये चीज़ें हम काउंट तो नहीं कर सकते दोस्तों। और जैसे यौवन है, बुढ़ापा है, अच्छाई बुराई है, इन सब को हम काउंट नहीं कर सकते। और बाकी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कोई मनुष्य है या चेयर हैं या बुक्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो
गणनीय में आ जाएंगे, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, और जो काउंट नहीं कर सकते वो अगणनीय में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, अपने टॉपिक्स पे ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे ताकि हम सीटेट से पहले अपनी सारी हिंदी को कवर कर सकें। और अब संज्ञा शुरू करते हैं। संज्ञा तो सॉरी हमने कर लिया है, सर्वनाम की बात करेंगे। अब हम सर्वनाम, जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और सर्वनाम की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कुल 11 होते हैं संख्या में, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मौलिक या मूल सर्वनाम 11 हैं, और जिस रूप में उनका जन्म हुआ है वो सिर्फ 11 ही सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद। मौलिक और मूल सर्वनाम। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक, यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। मौलिक सर्वनाम या फिर रूप या उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। उसके आगे होते हैं यौगिक सर्वनाम। जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो वे यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर हमारा मौलिक सर्वनाम म है, मैं, तो उसको हम जब यौगिक सर्वनाम बनाएंगे, यौगिक सर्वनाम बनने के बाद उसमें परिवर्तन आता है तो उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, मैंने, मुझको, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें आदि। जैसे कोई भी मौलिक सर्वनाम है वह, उसको हम अगर हम यौगिक सर्वनाम में चेंज करेंगे, कहीं वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि उसने, उसको, उसकी, उसको, उन्हें, उनका। जैसे कोई वाक्य बनाते हैं कि वह खेलने गया, तो जब उसको यौगिक सर्वनाम बना देंगे तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन आ जाएगा, और वे खेलने गए, या मैं खेलने जा रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे कि मुझे खेलने जाने दो। ऐसे उसमें परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। उसके बाद है हमारे ये पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। उसके बाद इसमें अलग अलग 3 पार्ट्स होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता अपने लिए यूज़ करता है और मध्यम पुरुष श्रोता के लिए यूज़ करता है, तथा अन्य का यूज़ हम किसी जो तीसरा व्यक्ति हमें सुन रहा है, आपके और मेरे अलावा मैं बोल रही हूँ, जैसे उत्तम पुरुष हो गया, वक्ता अपने लिए यूज़ करता है। तो इस वक्ता किसको कहते हैं? जो बोलने वाला होता है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप श्रोता हैं और मैं वक्ता हूँ।
तो हमारे अलावा जब कोई तीसरा हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी साइड में बैठा है, हम दोनों बात कर रहे हैं और हमारी साइड में कोई तीसरा व्यक्ति सुन रहा है, तो उसको हम अन्य पुरुष में काउंट करते हैं। कई लोगों को ये जो इसका क्लासिफिकेशन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का, बहुत बार क्लियर नहीं होता है, तो ये मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देती हूँ कि यह आगे आपको हिंदी में बहुत जगह यूज़ होगा। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः है। इसका हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे दोस्तों। मैं अपने आप दुकान पर चला जाऊंगा। मैं अपनी दुकान स्वयं चला रहा हूं। या दीपक, इस काम को तुम खुद करने वाले थे। तुम रहने दो, मैं आप चला जाऊंगा। ये इसके उदाहरण हैं। कर्ता स्वयं के लिए यूज करता है इसको, निजवाचक सर्वनाम को। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें हम कोई एक स्पेशल या निश्चित जानकारी देते हैं। जैसे जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो या निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरे नोट्स हैं, यह मेरा स्टूडियो है, यह मेरा फ़ोन है। जैसे यह मेरा आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे यह मेरा बैग रखा है, वह लड़का दिल्ली गया है। अब हम इस चीज़ को निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो लड़का दिल्ली ही गया है, मुंबई नहीं गया है। जो बात इसमें निश्चित होती है उसी की जानकारी हम इसमें देते हैं। निश्चित जानकारी के लिए ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यह और वह के लिए हम मोस्टली निश्चित समय का, निश्चित वस्तु का या निश्चित पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके लिए हम निश्चित सर्वनाम का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित में हमारी कोई चीज़ निश्चित ना होना या निश्चित ज्ञान का ना ही होना, उसी चीज़ को हम अनिश्चित ज्ञान कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम शॉर्ट में आ सकते हैं, देख सकते हैं, या हम याद रख सकते हैं कि कोई और कुछ, ये हमें उस वाक्य में मिलेगा। अगर आपके सीटेड पेपर में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कोई और कुछ बना के कोई वाक्य दिया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा सर्वनाम दिया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, अगर उसमें कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है तो आप उसको डेफिनेटली ये लगा सकते हैं कि ये अनिश्चित सर्वनाम ही है। जैसे कोई भी वाक्य हम आपसे शेयर करते हैं, ऐसे पेपर में भी आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। अभी अभी आपके घर कोई आया है, तो आपको तो नहीं पता कौन आया है, या जो बोलने वाला है उसको तो नहीं पता आपके घर कौन आया है, पर हाँ कोई आया ज़रूर है, पर ये कंफर्म नहीं है कि कौन आया है। तो ये हमारे लिए अनिश्चित जानकारी है, निश्चित ज्ञान नहीं है। कोई आया है पर हमें ये नहीं पता कि कौन आया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। मुझसे कोई व्यक्ति कह रहा था कि दीपू कानपुर गया है। अब कोई व्यक्ति कह तो रहा था कि दीपू कानपुर गया है, पर यह बात कंफर्म नहीं है कि दीपू कानपुर ही गया है या कहीं और गया है, हो सकता है दिल्ली भी चला गया हो। हाँ, तो उसके बाद दीदी ने कल बाजार से कुछ मंगाया था। दीदी ने कुछ मंगाया तो था, पर यह नहीं पता कि क्या मंगाया था, कुछ मंगाया था। वो कुछ है जो वो ही अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े थे। हम जब आ रहे थे तो सड़क के किनारे कुछ जानवर खड़े थे, पर यह नहीं पता वो कितने थे काउंटिंग में, या कौन से जानवर थे। हो सकता है मिक्सअप हो सकता है कोई एक ही प्रजाति के जानवर खड़े हों, हो सकता है 4 खड़े हों, हो सकता है 10 खड़े हों। अब ये हमें कंफर्म तो नहीं है कि कितने थे और कौन कौन से जानवर थे, ये हमारे लिए अनिश्चित जानकारी है। उसके बाद है दोस्तों
प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, अगर आप कोशिश करें तो इसी तरह अपने शॉर्ट नोट बना ले किसी भी बुक से, हिंदी की जैसे लूसेंट की बुक होती है या कोई और भी बुक होती है, आप हिंदी की कोई भी बेसिक ग्रामर वाली बुक लेके अपने शॉर्ट में ऐसे नोट्स बना ले, ताकि उनको आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे इजीली 2-4 पेज में उसको कवर कर लो और उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको जब तुम्हारा पेपर आए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर मोस्टली एग्ज़ाम्स में हिंदी तो आती ही है दोस्तों, तो आप ऐसे ही अपने शॉर्ट नोट बना के रख लो। ओके, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए इस सर्वनाम का यूज करते हैं हम। कौन है और क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा सॉरी, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स देखना भूल गए। 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ जिस वजह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राजीव के घर कौन लड़का गया था, तो अब हमें ये तो नहीं पता राजीव के घर कौन लड़का गया था, हो सकता कोई भी चला गया हो, तो हम उनमें से ही किसी से पूछ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे हैं कि राजीव के घर कौन लड़का गया था। तुम्हें परेशान करने वाला कौन आदमी है, अब कोई शिकायत करता है कि मुझे वो आदमी परेशान करता है, तो हम यही पूछेंगे ना उससे कि तुम्हें परेशान करने वाला इनमें से कौन सा आदमी है, तो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। इसके लिए ही हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यूज किया जाता है। उसके बाद है जब तुम घर से वापस आए थे तो माँ ने क्या कहा था, सरिता इतने दिनों से क्या कर रही थी, सरिता इतने दिनों से क्या कर रही थी। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य या किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो। वाक्य प्रयोग, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा वो खोएगा। जो और सो, अब ये इसमें एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखते हैं हम, आप देख भी रहे होंगे कि जो और सो एक दूसरे से पूरा वाक्य रिलेट हो रखा है कि जो जागेगा सो पाएगा, जो जाग रहा है वो पाएगा, जो अपना नॉलेज गेन करता रहेगा, जो सो जाएगा वो खोता रहेगा। वह लड़की जिसकी यह साइकिल है कल आएगी। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, बाकी की हम ना जो रह गया है। और आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो, अगर आप इससे कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे और अपनी जल्दी से सीटेट का रिवीजन कंप्लीट कर लो, और हिंदी में आपको करवा ही रही हूँ। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप इससे थोड़ी सी भी नॉलेज गेन करते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।